हूँ। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू चाइल्ड डेवलपमेंट सिलेबस हमारे पास जो मेजर एरिया रहेगा सिलेबस का वो रहेगा साइकोलॉजी के टॉपिक, और उसमें से स्टार्टिंग के जो 4 या 5 टॉपिक हैं वो रहते हैं पेडागोजी के। सबसे पहले अगर हम बात करें कि भी जो ये चाइल्ड डेवलपमेंट का हमारा टॉपिक है, जो अकॉर्डिंग टू एस्टेट की बात करें, इसमें से सबसे पहला ही एरिया हमारा चाइल्ड सेंटर्ड के अकॉर्डिंग होता है कि भी प्रेजेंट में RTE अगर कहे, अकॉर्डिंग टू क्लास, अकॉर्डिंग टू सिस्टम, अकॉर्डिंग टू टीचिंग लर्निंग, हर किसी को पता होना चाहिए कि हमारी एजुकेशन जो है वो एट प्रेजेंट क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड। ये ध्यान रखना, CCE 2 टर्म होती हैं पूरे, अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग करें, एक टर्म होती है CCE की चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जिसमें कोई भी टीचर जो है वो बच्चे के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर, बच्चे की कैपेसिटी को ध्यान में रखकर और उसके अकॉर्डिंग बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग टीच करता है, तो उस एजुकेशन को हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बोलते हैं। यहाँ पे आपने ध्यान रखना, चाहे वो क्लास छोटी हो, चाहे छोटे लेवल पर या बड़े लेवल पर, सभी का टारगेट मेन क्या है, CCE। एक CCE का मैंने आपको बता रखा है कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव अगर पेपर में है फुल फॉर्म में तो आपने लास्ट में इवेल्युएशन चेक करना है, चाइल्ड सेंटर्ड है तो लास्ट में क्या देखोगे, एजुकेशन। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भी जो ये एजुकेशन है इसका एट प्रेजेंट हमारे लिए क्या वैल्यू है, सभी आप लोग B.Ed हो, D.Ed हो, M.Ed हो, तो सभी का मेन एरिया जो है वो एजुकेशन है, बैचलर इन एजुकेशन, डिप्लोमा इन एजुकेशन, मास्टर इन एजुकेशन। तो टीचिंग लाइन वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये फर्स्ट वर्ड होता है कि आपको पता होना चाहिए एजुकेशन क्या है। सिर्फ टाइम के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, जैसे आप सभी को पता है लैटिन वर्ड में से जो हमने इसका मीनिंग लिया हुआ है वो 3 से ले रखा है, एक एडुकेयर, एक हम इसमें बात करते हैं एडुसियर, और एक लास्ट जो रहेगा वो रहेगा एडुकेटम। ठीक है, केयर वर्ड जो रहेगा वो रहेगा बच्चे के पालन पोषण से। अगर हम इनको एक पेडागोजी में लेके जाएं कि भी केयर, एडुकेयर, जब मैं अभी फुल फॉर्म समझाऊंगी, सियर जो होगा वो रहेगा बच्चे के लीडरशिप से, नेतृत्व करने, और जो केटम जो रहता है वो रहता है अकॉर्डिंग टू क्लास, प्रशिक्षण से लेकर। अब आपको यहाँ बस एक ही स्टेटमेंट याद रखनी कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन बच्चे का पालन पोषण करके, बच्चे के अंदर नेतृत्व के गुणों को विकसित करके जीवन जीने का प्रशिक्षण देना है। प्लीज थोड़ा सा एडजस्टमेंट करें, बस मैं बोलूं और आप सुने, ठीक है भाई, थोड़ा ध्यान रखना। एडुकेयर, एडुसियर और एडुकेटम, ये पहला हमें इसकी नॉलेज मिली। उसके बाद कई बार हमें पता है कि भी एक हम इसको डिफाइन करते हैं E+ ड्यूको से, जिसमें E का मतलब यहाँ पे बताया गया अंदर से और ड्यूको को बताया गया बाहर निकालना, कि भी बच्चे के आंतरिक गुणों को बाहर निकालना वो भी क्या है, एजुकेशन। क्लियर हो गया। तो सबसे पहली जो फर्स्ट अगर हम बात करें कि एजुकेशन जो 3 वर्ड मीनिंग के अकॉर्डिंग चलेगा, इसमें E+ ड्यूको वो जो आपको पता रहेगा। उसके बाद इसी में से ही नेक्स्ट क्वेश्चन निकलता है हमारा कि भी हम एजुकेशन को 3 टाइप से लेते हैं। बस नॉलेज वाले क्वेश्चन उठाएंगे कि हमारी जो एजुकेशन है वो सबको पता है फॉर्मल भी है, वो एजुकेशन अगर हम बात करें इनफॉर्मल, और लास्ट में अगर हम बात करें तो नॉन फॉर्मल। फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, बस इनको भी याद रखना है। जो मैम आपके स्कूल कॉलेज में जहाँ पर फिक्स टाइम फिक्स प्लेस, वो एजुकेशन सारी क्या होगी, फॉर्मल। ठीक है, सारी फॉर्मेलिटीज को आपको पूरा करना पड़ेगा। जो स्कूल कॉलेज में जो फिक्स टाइम प्लेस पे जो एजुकेशन दी जाती है वो सारी क्या होगी, फॉर्मल। मैंने ये एग्जाम्पल लिख दिया कि भी स्कूल कॉलेज की एजुकेशन सारी क्या कहलाएगी, फॉर्मल। इनफॉर्मल में मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देती हूँ, होम, एनी टाइम एनीवेयर, कहीं से भी कुछ भी सीख लेना, वो क्या होता है, इनफॉर्मल। घर में कोई कंडीशन नहीं होती कि आप इसी टाइम पढ़ोगे या कुछ और चीज़। माँ बाप भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, तो पर्टिकुलर कोई ज़रूरी नहीं कि उसमें टीचर ही होगा। तो एनी टाइम एनीवेयर, जिसमें एग्जाम्पल मैंने क्या कहा, हमारा घर, ये किस में चला गया, इनफॉर्मल। उसके बाद नॉन फॉर्मल, मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ, डिस्टेंस एजुकेशन। इसमें ना तो देखो क्लास फिक्स है
और कोई टाइम भी नहीं, लेकिन ये पक्का रहेगा कि आपका इवैल्यूएशन जरूर होगा। जैसे देखो इसमें इवैल्यूएशन वो फॉर्मल ही होगा ना, इसमें भी इवैल्यूएशन फॉर्मल ही होगा, इसमें इवैल्यूएशन इनफॉर्मल होगा। माँ बाप देख रहे हैं बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो किस में चला गया, इनफॉर्मल। ठीक है, तो अगर कभी इन दोनों की एक सिमिलैरिटी पूछी जाए तो सिमिलैरिटी एक ही है कि फॉर्मल और नॉन फॉर्मल का इवैल्यूएशन एक जैसा होता है। एग्जाम डिस्टेंस वाले को भी देने हैं और एग्जाम भाई रेगुलर वाले को भी देने हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्लास अगर हम बात करें तो वो क्या होगी कि फॉर्मल और नॉन फॉर्मल। गैप क्या है, इसमें बेटा रेगुलर क्लासेज हैं, इसमें आप क्लासेज नहीं लगा पा रहे हो। इनफॉर्मल का आपको समझ आ गया। तो अगर आपकी क्लास में अगर पूछा जाए भी, क्लास के अकॉर्डिंग पूछा जाए या कोई एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप क्लियर बता दोगे। समझ आया सभी को। उसके बाद हम चलेंगे इसी टॉपिक को आगे लेके। भी हमें एजुकेशन के 2 ही क्वेश्चन याद रखने हैं कि भी एजुकेशन एडुसेयर, एडुकेयर और एडुकेटम। उसके बाद हम बात करते हैं कि भी इस चाइल्ड डेवलपमेंट में एजुकेशन का ओवरऑल मीनिंग एक ही है, आपके बिहेवियर को कहीं ना कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना। भी एजुकेशन का मेन पर्पज क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट। वो ऑल राउंड डेवलपमेंट का अकॉर्डिंग टू क्लास अगर कहें वो सोशल भी हो सकती है, वो मेंटल भी हो सकती है, वो इमोशनल भी, हर तरीके से। अब हम बात करते हैं सेकंड जो वर्ड है हमारी इस क्लास के लिए वो रहेगा साइकोलॉजी। बार बार एक ही बात की भी एचटेट सीटेट जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इस वर्ड का क्या कनेक्शन है, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का उतना ही बड़ा कनेक्शन है जितना कनेक्शन आपका डिग्री से है। आप सभी टीचर हो, कोई मैथ का बैठा है यहाँ, कोई इंग्लिश का, कोई साइंस का, लेकिन मैम सभी को ये पता होगा कि विदाउट साइकोलॉजी की नॉलेज आपकी मेथोडोलॉजी कभी भी अच्छी नहीं होगी। जहाँ आपके सब्जेक्ट ने आपको नॉलेज दी, साइकोलॉजी ने आपको पेडागोजी दी। ये एक कनेक्शन है अकॉर्डिंग टू क्लास। अगर हम बात करें कि भी साइकोलॉजी से ही हमें एक्चुअल पेडागोजी का पता चला। पेडागोजी ये भी दोनों इंटर रिलेटेड है, एक बार ही लगेगा, मैं एक बार समझा देती हूँ। पेडागोजी 2 ही चीज़ों को लेके चलती है, एक पढ़ाने की कला जिसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, मेथड, और दूसरा अगर हम बात करें आर्ट एंड साइंस जिसमें इन्वॉल्व होती है आपकी नॉलेज। ठीक है, ये तो है पेडागोजी। और इस साइकोलॉजी का और इसका बहुत ही बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि जिसकी साइकोलॉजी अच्छी होगी डेफिनेटली उसकी पेडागोजी टीचिंग में अच्छी होगी। साइकोलॉजी अच्छी होने का मतलब कि भाई साइकोलॉजी क्या कहती है, आपको इसकी बेसिक नॉलेज बताते हैं कि भाई वैसे तो हम इसको कहते हैं, ये किस वर्ड से ली गई है, ग्रीक से। अगर जब स्टार्टिंग में हमने इसकी बात करी तो इसका मीनिंग क्या था, साइको प्लस लोगो। सबसे पहले जब इसको साइकोलॉजी को ग्रीक से लिया गया तो इसकी मेन अगर हम बात करें कहाँ से ली गई है तो फिलोसफी से। वन लाइनर क्वेश्चन तो निकालने पड़ेंगे कि भी मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से लिया गया। ठीक है, और इस दर्शन शास्त्र से जब हमने इसको लिया गया तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या था, तो शाब्दिक अर्थ क्या बना, आत्मा का विज्ञान। फिर इसको हम फिर आगे नॉलेज से जोड़ दें कि स्टार्टिंग में 16th सेंचुरी, टाइमिंग भी जोड़ लेता है पेपर वाला, लेकिन वैसे ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में तो इसको स्टडी ऑफ अगर हम बात करें कि भी सोल के साथ जोड़ा गया। सोल समझ रहे होगे कि भी आत्मा का विज्ञान। ठीक है, ये वर्ड भी समझ आ गया होगा, फिलोसफी से ही साइकोलॉजी को लिया गया, जिसको हम कहते हैं लव फॉर नॉलेज। क्यों, फिलो का मतलब होता है लव और सोफी का मतलब होता है नॉलेज। तो फिलोसफी का शाब्दिक अर्थ कोई पूछे तो ज्ञान के प्रति प्रेम। मनोविज्ञान का अगर कोई शाब्दिक अर्थ पूछे तो वो सिर्फ क्या होगा, आत्मा का विज्ञान। उसके बाद हम बात करें कि भी साइकोलॉजी की टोटल 4 स्टेज अकॉर्डिंग टू क्लास रहेगी। आपको सबको पता है, सबसे पहली जैसे हमने बात की कि भी जो फर्स्ट स्टेज क्या थी, जिसको हम टोटल 4 में बोलेंगे। सबसे पहली क्या थी, स्टडी ऑफ सोल। सेकंड क्या थी, स्टडी ऑफ माइंड। थर्ड क्या थी, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर हम इसको अकॉर्डिंग टू क्लास लें, और लास्ट क्या थी, स्टडी ऑफ बिहेवियर। शायद सभी नई चीज़ें सुनी होती हैं, ज़रूरत ही नहीं है हम इस क्विक रिवीजन में इसमें टाइम वेस्ट करें। 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18 और 19th सेंचुरी और लास्ट में 20th सेंचुरी से अब तक मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना कि भाई कॉन्शियसनेस, चेतना,
उसमें एक नाम आता है विलियम वुंट का। किसका नाम आता है? विलियम वुंट का। और विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला, बस वो एग्जाम में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, 1879 में जर्मनी में विलियम वुंट द्वारा साइकोलॉजी की फर्स्ट लेबोरेटरी ओपन की गई। और ये वुंट भाई साहब किस एरिया में थे? स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। हो गया क्लियर? बिहेवियरिज्म जो आज भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, सभी उसको जानते हैं। वॉटसन का नाम आता है, पैवलोव का नाम आता है, वुडवर्थ का नाम आता है, स्किनर का नाम आता है। ये सारे ही ग्रुप वाले किस में हैं? बिहेवियरिज्म। और बिहेवियरिज्म में अगर ओनर बोला गया तो वो किसका नाम आएगा? वॉटसन। क्लियर हो गया सबको? उसके बाद भाई साइकोलॉजी, और अगर हमने बात की अभी एजुकेशन की क्लास के साथ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो एजुकेशन साइकोलॉजी, जैसे मैंने फर्स्ट आपको बताया एजुकेशन क्या है, सेकंड में अगर यहाँ पे बोल रही हूँ कि मैं अगर इसको कंबाइन करती हूँ तो ये क्या बन गया? एजुकेशन साइकोलॉजी। यहाँ से एक क्वेश्चन निकलेगा, एजुकेशन साइकोलॉजी बाल विकास का अध्ययन करेगी। साइकोलॉजी थी वो लाइफ टू डेथ तक जाएगी, लेकिन एजुकेशन साइकोलॉजी सिर्फ अगर हम बात करें कि भी अगर बच्चे की गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक, क्योंकि स्कूलिंग है ना, एजुकेशन नाम से ही दिखाई दे रहा, तो शिक्षा मनोविज्ञान तो किसका अध्ययन करेगी? बाल विकास, है ना। बाकी साइकोलॉजी तो भाई कहीं से कहीं तक ले जाए, हमारे लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है। हो गया सभी को क्लियर? ये ध्यान रखना, शिक्षा मनोविज्ञान के तहत विकास जन्म से लेकर मृत्यु या जन्म गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था, तो राइट कंसेप्ट क्या होगा? गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था। उसके बाद आगे चलेंगे भाई, एजुकेशन ने बिहेवियर को क्या करना है? चेंज, और साइकोलॉजी ने बिहेवियर को क्या करना है? स्टडी। तो समझ गए, चेंज करने के लिए जरूरी क्या होगा? स्टडी करना। मैं जब तक आपके बिहेवियर को जानूंगी नहीं तो मैं बिहेवियर को बदलूंगी कैसे? मुझे क्या पता मेरी क्लास में कितने बच्चों का आईक्यू हाईएस्ट है, कितने बच्चों का आईक्यू जनरल है, एवरेज है, कितने बच्चों का आईक्यू लो है? इसका मुझे कहाँ से पता चलेगा? जब मुझे किसकी नॉलेज होगी? एजुकेशन साइकोलॉजी। क्लियर होगा सबको? यहाँ से सिर्फ आपके ये 5 ही क्वेश्चन निकले हैं जो मैंने अभी तक बताए। फर्स्ट एजुकेशन के वो वर्ड मीनिंग, लैटिन वर्ड। सेकंड हमने बात की साइकोलॉजी, ग्रीक वर्ड। उसके बाद फिलोसफी से लिया गया और उसकी कंप्लीट स्टेज हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी में जो पहला कंसेप्ट लेते हैं वो लेते हैं टीचिंग लर्निंग का। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये टीचिंग है, आप कुछ नया सीख के जाओगे, ये लर्निंग है। ठीक है, यहाँ ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होता है अगर हम क्लास के अकॉर्डिंग करें, टीचिंग और लर्निंग। सभी को ये पता है कि भी टीचिंग लर्निंग दोनों इंटर रिलेटेड है। टीचिंग के बिना शायद लर्निंग नहीं चलती कंप्लीट, और लर्निंग नहीं हो रही तो टीचिंग कैसे होगी? तो डेफिनेटली दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं टीचिंग और लर्निंग का। सबसे पहले मेन पर्पज क्या है, किसके अकॉर्डिंग होती है? ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। उसके बाद टीचिंग और लर्निंग में क्या होते हैं? लेवल। शिक्षण अधिगम के 70 लेवल हम बोलते हैं, जिसमें फर्स्ट लेवल मैंने करा रखा है सभी को, मेमोरी। सेकंड लेवल क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद थर्ड लेवल क्या होगा? रिफ्लेक्टिव। जो आज ही क्लास में बस एक ही बार समझ लेना, रिफ्लेक्टिव लेवल। मैंने कहा सबसे पहले मेमोरी लेवल, जिसमें बच्चों को सिर्फ याद कराया जाता है। जो लर्नर होता है वो पैसिव होता है, जो सिखाने वाला वो बहुत एक्टिव है। वो जैसे जैसे बच्चों को जो जो चीज़ें याद कराएगा, बच्चा उन चीज़ों को एज इट इज अडोप्ट करेगा। तो डेफिनेटली ये कौन सा लेवल होगा? मेमोरी। जब हमने बच्चों को काउंटिंग टेबल सिर्फ क्रैम कराई थी तो वो किस तरह से किसकी ओर जा रहा था? मेमोरी। अंडरस्टैंडिंग लेवल, जहाँ पर हम बच्चों को समझाते हैं ये चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई, क्या आया तो मेमोरी था, सीधा आंसर बता दिया। क्यों और कैसे आया तो इसमें क्या आ गया? अंडरस्टैंडिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल पर एक ही बात ध्यान रखना, इसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल भी कहते हैं, समस्या समाधान। बच्चे को कंप्लीट एक कंसेप्ट, एक प्रॉब्लम दी जाएगी, बच्चा उसके बारे में खुद सोचेगा, खुद उसके सोल्यूशन को ढूंढेगा। कहीं ना कहीं ये बच्चे के हायर लेवल की ओर लेके जा रही। तो इसका मतलब कितने लेवल हैं टीचिंग और लर्निंग के? 3। मेमोरी लेवल, जिसमें हम किसका नाम याद करते हैं? स्पेंसर। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसमें हम किसका नाम लेते हैं? मॉरिसन। रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसमें किसका नाम आता है? हंट।
ठीक है, ये एक क्वेश्चन और बना जो आज आपको याद करना कि भी टीचिंग और लर्निंग में कितने लेवल, 3, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। मुझे नहीं लगता अगर कोई कंपैरिजन करने के लिए बोले तो आप नहीं कर पाओगे कि भी मेमोरी में तो लर्नर पूरी तरह से क्या था, पैसिव, जैसा उसको बताया गया वैसा ही किया उसने। अंडरस्टैंडिंग में दोनों की क्यूरियोसिटी है, सबसे ज़्यादा इवन लर्नर की है, ठीक है, टीचर तो पूरी हेल्प कर रहा है उसको एक स्कैफोल्डिंग देके कि कैसे बच्चा समझेगा। और रिफ्लेक्टिव में आपको पता है कि बच्चे को खुद ही उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है। तो समझ आया सभी को, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और थर्ड क्या है, रिफ्लेक्टिव। हो गया क्लियर? ओके भाई, उसके बाद फिर हम चलते हैं कि भी टीचिंग और लर्निंग का एक कनेक्शन तो यहाँ लेवल से, एक हमने कहा CCE के अकॉर्डिंग, एक आपको पता है कि भी टीचिंग और लर्निंग के फेज भी होते हैं और वो भी कुल कितने हैं, 3। मैं आपको यहाँ आने से पहले आज मैंने पूरा सिस्टम में ऑर्गेनाइज किया कि भी आज की क्लास हमारी फाइनल है, हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे, तो उसके लिए मुझे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, जो भी मैंने टूल अरेंज किया आप लोगों के लिए सारा वो मेरा कौन सा फेज था, प्री टीचिंग। तो फर्स्ट फेज का नाम क्या हुआ, प्री टीचिंग। सेकेंड, अब हम सभी पढ़ रहे हैं, मैं आपको सिखा रही हूँ, आप सभी सीख रहे हैं, मैं जो बोल रही हूँ जैसे बोल रही हूँ, ठीक है, ये सारा किस में चला गया, इंटर टीचिंग। उसके बाद भाई लास्ट में हो सकता है मैं आपसे फीडबैक लूँ कि भी कैसा समझाया, आपको कितना समझ आया, तो वो क्या होगी, पोस्ट टीचिंग। तो प्लीज मैंने जो नाम बोले ना वो बता दो। यहाँ पे मैंने कहा मैंने प्लानिंग की, तो इसका मतलब मैंने एक पूरा क्या तैयार किया मैम, लेसन प्लान। मैंने क्लास में जो मेथड यूज किया, अब मैं पढ़ा रही हूँ आप सभी सुन रहे हैं, तो वो क्या होगा, इंटर टीचिंग। मैंने कहा मैं फीडबैक भी लूंगी कैसा समझ आया, कितना समझ आया, तो वो किस में चला गया, पोस्ट टीचिंग। क्लियर हो गया सभी को? तो इसका मतलब टीचिंग के कितने फेज होते हैं, टीचिंग और लर्निंग के 3, प्री, इंटर, पोस्ट। पढ़ाने से, सिखाने से पहले, पढ़ाने से, उसके बाद मैम उसके दौरान, और ये उसके बाद। क्लियर हो गया सभी को? तो टीचिंग और लर्निंग के फेज कितने, 3। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, टीचिंग और लर्निंग के हमें लेवल पता चल गए, फेज पता चल गए। एक आपको पता होगा टीचिंग और लर्निंग के वेरिएबल भी होते हैं जिसके बिना तो क्लास पॉसिबल ही नहीं होगी। हिंदी में हम बोलते हैं चर, मैं भी हूँ और आप भी हो और ये जगह भी है, तभी तो ये टीचिंग लर्निंग चल रही है। तो ये तीनों क्या हैं, अभी मैंने कितने बोले, 3, मैं, आप और ये जगह, ये क्लासरूम, ठीक है। तो इसका मतलब टीचिंग और लर्निंग के वेरिएबल या चर कितने होते हैं, 3। मैं फ्री हूँ भाई, मेरे अकॉर्डिंग जैसे मुझे लग रहा है कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, मुझे क्या सिखाना चाहिए, देन मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल हूँ। आज आप लोग सभी मेरे अकॉर्डिंग समझ रहे हो, मैं आपको समझा रही हूँ, तो आप लोग डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इसके बिना क्लास हो ही नहीं सकती, तो वो इंटरवेनिंग वेरिएबल है। तो स्वतंत्र चर मैं, आश्रित चर आप, और मिश्रित या हम बोलेंगे हिंदी में वो क्या होगी, ये क्लासरूम, ये करिकुलम जो भी हम बोले, ठीक है, ये एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें बाकी सारी किस में आएंगी, इंटरवेनिंग। समझ आया? तो टीचिंग और लर्निंग के वेरिएबल कितने, 3, ठीक है। सबसे पहले इंडिपेंडेंट, वो आपसे एग्जाम में स्टेटमेंट पूछेगा कि भी अध्यापक जो होता है टीचिंग लर्निंग में वो कौन सा चर है, तो वो स्वतंत्र है। आ गया सभी को? इसके बाद ये क्लास, ये पॉइंट यहीं पे पूरा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टीचिंग और लर्निंग के ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव हम डिटेल में करेंगे अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट। जैसे आपको पता है मुझे टीचर बनना है, तो ये मेरा एम है, डेफिनेटली भाई सबको टीचर बनना है, तभी तो यहाँ बैठे हम, तो ये एम है। लेकिन बेटा टीचर बनने के लिए आपको आपका HTET, CTET ये तो क्लियर करना पड़ेगा, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव। मैं क्लास में जाकर कैसे पढ़ाऊंगी, कैसे पढ़ाऊंगा, ये सब अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या होता है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, देखो यहीं से टॉपिक आ जाएगा जो हम नया पढ़ेंगे अब, कि भी एक ब्रॉड लेवल पे क्या हुआ, एम, उसके बाद क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव। अगर हम ओवरऑल क्लासरूम लेवल पर बात करें तो वो क्या हुआ, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। आगे बात समझ यहाँ तक? अब हम इसी से टॉपिक बात करेंगे कि भी टीचिंग और लर्निंग में जो ऑब्जेक्टिव है ना, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, वो सबसे पहले किसने बताए थे, BS ब्लूम ने।
टीचिंग लर्निंग के, देखो यहाँ से ही रहना बेटा, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को क्लासिफाई सबसे पहले किसने किया था? B.S. ब्लूम। उसने जो क्लासिफाई करके जो हमें कंप्लीट डाटा दिया था उसी को हम कहते हैं टेक्सोनोमी। कि भी अकॉर्डिंग टू क्लास अगर हम बात करें कि भी एक नया टॉपिक आ गया हमारे सामने, B.S. ब्लूम की टेक्सोनोमी। इस B.S. ब्लूम का कनेक्शन भी किससे मिल गया हमें? टीचिंग और लर्निंग। इसने जो मैम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बताए थे वो भी कुल कितने थे? 3। मुझे ये 3 का ही आपको बताना था कि 3 का क्या कनेक्शन। पहले हमने वेरिएबल पढ़े, वो भी 3 थे। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इसमें भी टोटल कितने हैं? 3 ही। फिर हमने लेवल बताए, वो भी कितने थे? 3। फेज भी कितने थे? 3। अब अगर हम इस क्लास को थोड़ा सा और आगे लेके जाएं कि भी टीचिंग लर्निंग के जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हैं वो ब्लूम द्वारा कितने बताए गए? 3। वो 3 कौन कौन से हैं यहाँ से भी थोड़ा समझना भाई, यहाँ पे प्लीज याद भी करोगे कि भी मैं जो अब समझा रही हूँ वो कौन से 3 हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कोग्निटिव, मेरा एक ही पर्पज है आज की क्लास में, मुझे कोई भाईचारा नहीं समझाना। आज मेरा पर्पज है कि जो मैं आज समझाऊं वो कल परसों आपके पेपर में मुझे मिले, है ना? सही बात। तो डेफिनेटली आप और हम यहाँ पे किस पर्पज के लिए बैठे हैं? कोग्निटिव। ऐसा भी नहीं मैम कि भाई मैंने ऐसे ही अनाउंस किया, डेफिनेटली आप लोगों के साथ मेरा एक सोशल इमोशनल कुछ तो बॉन्डिंग है कि आज आप सारे मेरे एक फ़ोन करने से मैसेज के यहाँ आए। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्लासरूम में टीचर की बच्चा रिस्पेक्ट करता है, टीचर को बच्चा रिस्पॉन्स करता है, टीचर की बातें बच्चा रिसीव करता है। जब हम क्लास में उसे वेल डन, वेरी गुड बोलते हैं, कहीं ना कहीं बच्चा मोटिवेट होता है। और ये सारे जो मैंने सिंबल अभी दिए ये सारे किस में चले गए? अफेक्टिव में। हो गया क्लियर? समझ आ रहा है मेरी बात? सबसे पहले बेटा देखो कंटेंट के रिगार्डिंग, तो वो क्या हुआ? कोग्निटिव। क्लासरूम में बेटा जो आपकी मेरी एक इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा? अफेक्टिव। और ऐसा भी नहीं कि मुझे आप लोगों का टाइम वेस्ट कराना है। अगर हम बात करें कि भी एक टीचर के लिए एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो क्लासरूम में बच्चे ने सीखा वो रियल लाइफ में उसे यूज करे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? साइकोमोटर। कि भाई तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? साइकोमोटर। हिंदी में सबको पता होगा इसका नाम क्या हुआ? संज्ञानात्मक। दूसरे वाला क्या है? भावात्मक। तीसरे वाला क्या हुआ? क्रियात्मक। शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अब पेपर वाला ये पूछता है कौन सा ब्लूम द्वारा नहीं बताया गया, तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा कि भी हमें तो 3 का ही पता है, कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। क्लियर हो गया सभी को? अब हम बस इस टॉपिक को और डिटेल में बात कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। ये हमारे पेपर में कई बार और भी डीप लेवल पे आ जाता है कि मैम जो कोग्निटिव अगर हम ऑब्जेक्टिव लेना इंस्ट्रक्शनल का, तो कोग्निटिव का क्या एरिया है? सबसे पहले मैं आपको क्लास में समझा रही हूँ तो डेफिनेटली ये क्या है? नॉलेज। अगर मैम इसको हम कहें कि भी समझ ही नहीं आया तो फिर क्या फ़ायदा? तो ये क्या होगी? अंडरस्टैंडिंग। कहीं ना कहीं अप्लाई भी तो करना है, तो वो क्या होगा? एप्लीकेशन। ठीक है, उसको डिटेल में स्टडी करोगे आप तो वो क्या होगा? एनालिसिस। कंक्लूजन पर तो भी जाओगे ना पहले, जब उसको डिटेल स्टडी करोगे तो वो क्या होगा मैम? सिंथेसिस। एंड द लास्ट, जब तक मूल्यांकन नहीं तब तक हमें क्या पता टीचर ने कैसा पढ़ाया और बच्चे ने कितना सीखा, तो यहाँ पे क्या होगा? इवैल्यूएशन। याद होगा सभी को? हमारे पेपर में अब जो मैं कहती हूँ हो सकता है प्लीज बेटा ये इस तरह से भी आ जाएं कि भाई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, कि भी ब्लूम द्वारा बताए गए कोग्निटिव ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। उनको सीरीज में भी पूछ सकता है, कोई एक पॉइंट भी पूछ सकता है। वो आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग है कि मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ वो आपने कितना समझा। तो क्लियर है यहाँ से? ज्ञान, बोध, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। क्लियर हो गया सभी को? अफेक्टिव और साइकोमोटर की कोई जरूरत नहीं है इस टाइम हम उनको डिटेल में लें, आपको बस इसको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया सभी को? अब ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये किसके अकॉर्डिंग है? टीचिंग लर्निंग। ये मैंने आपको क्या पढ़ाए? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव टीचर मेड होते हैं, ध्यान रखना, ये टीचर मेड होते हैं, क्लासरूम के लिए होते हैं। और सबसे पहले उनको क्लासिफाई किसने किया था? ब्लूम ने। आगे सभी को समझ आ गया होगी क्लास? आगे चलते हैं भाई। उसके बाद
टीचिंग और लर्निंग का हमें पता चला कि भी पेडागोजी के जो कंसेप्ट हैं वो लगभग लेवल से लेकर ब्लूम टैक्सोनॉमी, फेज, ये सारे आएंगे। उसके बाद आपको भी ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारी टीचिंग है ना, टीचिंग लर्निंग में टीचिंग ये भी 3 ही प्रकार की होती है। भी टीचिंग लर्निंग ये भी तो पता होना चाहिए। भी टीचिंग सबसे पहले जब आप लोग ट्रेनर के रूप में कॉलेज में गए थे ट्रेनिंग लेने कि भी मुझे टीचर बनना है तो मैं बीएड करने जा रहा हूँ, मुझे टीचर बनना है मैं डीएड करने जा रहा हूँ, तो उस समय जब आपको आपके कॉलेज में, आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो आपको फर्स्ट टाइम टीचिंग के बारे में सिखाया गया होगा तो वो क्या थी? माइक्रो टीचिंग। उसके बाद जब आपने कंप्लीट एक रिहर्सल को एक पूरी तरह से क्लास में दोबारा से ऑर्गेनाइज मैं समझाऊंगी, वो क्या होती है? मैक्रो, जिसका एक नाम और था पहले मेगा, और ये भी आगे क्या होगी? टीचिंग। हमने आपको ट्रेनिंग दे दी, हमने आपसे रिहर्सल करा ली, अब आप अपने स्कूल में जाकर क्लासरूम में जो टीच करोगे वो क्या होता है? रियल टीचिंग। समझ आया? यहाँ से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन निकलते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम, ये दोनों। सबसे पहले माइक्रो टीचिंग, इसका कंसेप्ट दिया गया था एलन के द्वारा, नाम है बस, ठीक है, एलन ने इसका कंसेप्ट दिया था। माइक्रो टीचिंग हमेशा किसके बेस्ड होती है? स्किल बेस्ड। मैं आपको क्वेश्चन पूछना सिखा रही हूँ तो क्वेश्चनिंग स्किल, मैं आपको एक्सप्लेन करना सिखा रही हूँ तो एक्सप्लेनिंग स्किल, मैं आपको एग्जाम्पल यूज कर रही हूँ, मेरे स्ट्यूम कभी मैं इधर से जा रही हूँ, कभी उधर, कभी आवाज़ कम कभी ज़्यादा, तो स्टिमुलस वेरिएशन। समझ आया सभी को? तो ये जो छोटी छोटी बातें आप लोग टीचिंग में नोटिस करते हो, जो हम आपको सिखाते हैं या आप खुद यूज करते हो, ये सारी क्या होती हैं? स्किल। जब माइक्रो टीचिंग वाला आपसे पूछता है पेपर वाला एक स्किल पर कितना टाइम लगता है, तो आप कितना बताओगे? 6 मिनट। लेकिन यही क्वेश्चन चेंज हो जाता है, पेपर वाले ने पूछा माइक्रो टीचिंग साइकिल का टाइम, तो राइट आंसर होगा 36 मिनट। साइकिल पूछा तो 36 और मैम कौशल पूछे तो 6। ध्यान रखना 5-6 मिनट ऐसा होता है। आप लोग जब फाइल बनाते थे लेसन प्लान वाली तो उसमें लिखते थे टोटल टाइमिंग कितनी है, ध्यान रख लोगे? ओके भाई। उसके बाद हम चलते हैं, ये साइकिल का कंसेप्ट भी पता होगा कि भी माइक्रो टीचिंग में आप घर से जब अपना लेसन प्लान तैयार करके लेके जाओगे तो आपको 6 मिनट के लिए क्या करनी होती थी? टीचिंग। वैसे लिखाती हूँ 6 मिनट की क्या होगी? टीचिंग। 6 मिनट आपको क्या दिया जाएगा बच्चों के द्वारा? जो अदर होंगे फीडबैक, आपने बहुत अच्छा नहीं पढ़ाया, जो हमने सोचा था आप एक बेस्ट टीचर बनोगे वैसा नहीं पढ़ाया, तो मैंने आपको 12 मिनट का टाइम दे दिया, आप घर से या इस टाइमिंग में वहीं पे कैंपस में ही दोबारा से तैयार करो, तो वो होगी री प्लानिंग। टाइम दे दिया ना दोबारा, 6 मिनट फिर आप दोबारा टीच करोगे तो वो क्या होगी? री टीचिंग। और 6 मिनट फिर दोबारा से क्या दिया जाएगा? री फीडबैक। तो डेफिनेटली ये जो हमने इन तीनों को सभी को इंक्लूड किया, तो ये किसका साइकिल बनाया मैंने? माइक्रो टीचिंग साइकिल। आ गया समझ? बस यहीं तक रहेंगे। मेगा टीचिंग का टाइमिंग पूछा जाए तो 35 मिनट, रियल का भी सेम टाइम रहेगा 35 मिनट, 35 से 40 ऐसे एवरेज लेते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना ये कॉलेज में ही होती है जब आप प्री सर्विस पे जा रहे हो, है ना, और जो रियल टीचिंग है ये उस दौरान भी होगी और जब आप एक रियल टीचर बनोगे तब भी होगी। हो गया सबको क्लियर? आगे चल लेते हैं। उसके बाद भाई जो सबसे पहले है कि भी टीचिंग और लर्निंग का कंसेप्ट है, उसके बाद हमारे अकॉर्डिंग टू एग्जाम अगर हम चले तो चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड जिसका सभी को नाम पता है, क्या है ये चाइल्ड? ये भी मैंने सभी को याद करा रखा है। सबसे पहले चाइल्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है? केयर। कि एक टीचर जितना ज़्यादा क्लास में बच्चों के अकॉर्डिंग इंटरेक्शन करेगा वो बच्चों की उतनी ही अच्छी क्या कर रहा है? केयर। केयर का मतलब आज के टाइम में एक बेस्ट क्लासरूम में क्या है? इंटरेक्शन। बच्चों को क्या समझाना है, कैसे समझाना है, आप उसी के लेवल का अगर टीच कर रहे हो तो वो क्या होगा? इंटरेक्शन। और आपका लर्नर उससे हमेशा क्या होगा? एक्टिव। एक्टिव लर्नर ही तो बेस्ट है आज के टाइम। उसके बाद एच का फॉर्मूला क्या है? 4H। सबको पता होनी चाहिए। बिफोर इंडिपेंडेंस हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ते थे? 3R। ये इंग्लिश का एक फ्रेज है, रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक। उन्हें तो सिर्फ कलरक बनाना था तो रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक, लेकिन हमें भी पता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट में 4H की ज़्यादा वैल्यू है। 4H में मतलब बच्चे का शारीरिक विकास, हेल्थ बोला मैंने, बच्चे का मानसिक विकास, हेड की ओर इशारा किया, बच्चे का स्विंगात्मक विकास, हार्ट,
और बच्चे का गत्यात्मक विकास, हैंड। ये भी समझ आया कि भी 4H का अगर कोई मीनिंग पूछ लेता है तो हेल्थ, हेड, हार्ट और हैंड। आ गया समझ। अब एक और बात कि भी ये तो 4H है, आजकल तो भाई 5P का भी कंसेप्ट आ गया। 3R से कहाँ पहुंचे, 4H पे। 4H से हम कहाँ पहुंच गए यूनेस्को के अकॉर्डिंग, 5P पे। ये 5P क्या है ये भी पता होना चाहिए। इसमें हम कहेंगे सभी पीपल, सभी एक ही प्लेनेट के हैं, सभी शांति के लिए पीस, सभी मिलजुल कर काम करेंगे पार्टनरशिप, और लास्ट में होगा प्रोस्पेरिटी। तो इसका मतलब आपको ये 5P का भी मतलब पता होना चाहिए। अब आई समझ कि हमारी जो क्लास है ना, जो ये टीचिंग लर्निंग का कंसेप्ट है, 3R से कहाँ पहुंच गया, 4H पे। 4H से कहाँ चले गए मैम, 5P पे, टीचिंग लर्निंग। क्लियर हो रहा है सभी को, आपको समझ भी आ गया होगा। CH, I का मतलब क्या बताती हूं मैं, इंटरेस्ट। जब तो क्लास में इंटरेस्ट ही नहीं क्रिएट किया तो आपने क्या पेडागोजी ली और क्या साइकोलॉजी सीखी। क्यों, क्योंकि सबसे जरूरी जो क्लासरूम का जो लेवल है वो किसके अकॉर्डिंग रहेगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में आप सभी ने ध्यान रखना, कोई भी जो टीचर होता है वो बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करता है। टीचर लाइक ए जोकर, क्यों बोला गया उसको जोकर, क्योंकि उसका पहला ही काम ये है कि वो चाहे कोई भी लर्नर हो उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो, तभी तो उसकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी। तो टीचिंग लर्निंग में आई का मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो एल से क्या होगा, लर्निंग। अभी मैं जब से बोले जा रही हूँ लर्निंग क्या है एक्चुअल में, कि भाई आपके एफर्ट्स और आपके एक्सपीरियंस जिससे आप जो आपके बिहेवियर में चेंज आया वो क्या होता है, लर्निंग। पता होगा कि भी अनुभव और प्रयास के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन एक्चुअल में लर्निंग कहा जाता है। ठीक है, आप बीमार हो तो आपका बिहेवियर चेंज है, इसका मतलब ये लर्निंग नहीं है। आपकी लर्निंग कब होगी, जब उसमें आपके प्रयास शामिल होंगे और आपके अनुभव। हो गया क्लियर। डी का जो मतलब है वो होता है डायरेक्शन। कोई भी टीचर हो आज के टाइम में, इस CC को हम तब से लेके चले हैं जब से ही हम कहते हैं कि भी आपका जो काम है वो बच्चों को बेटर डायरेक्शन देने का है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग सुना होगा, इंडिविजुअल डिफरेंस सुना होगा। ये दोनों वर्ड किसके अकॉर्डिंग हैं, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। जैसा बच्चा, आप बच्चे को वैसी ही गाइडेंस दोगे तो भी वो चाइल्ड सेंटर्ड है। समझ आ रही है। तो टीचर का सही काम फिर क्या होगा, बच्चे के अनुसार, बच्चे की क्षमता के अनुसार, रुचि के अनुसार, योग्यता के अनुसार ही आप उसको क्या दोगे, डायरेक्शन। ये नहीं कि भी अब इसका स्कोप है तो आप ये कर ले, नो, बच्चे का किस में इंटरेस्ट है आप वो बोलोगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड। ये भी समझ आया सभी को। अब हम बढ़ लेते हैं अगले टॉपिक की ओर। इस नेक्स्ट जो वर्ड लिखा हुआ है ये क्या है, डेवलपमेंट। सभी को पता है डेवलपमेंट क्या है, ध्यान होगा आपका टॉपिक है यहाँ से। एक मैं अगर कहूँ ग्रोथ, और इसी के साथ हमने किसको जोड़ा, डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास, ग्रोथ जो हमें क्वांटिटी की ओर इशारा कर रही है, मात्रात्मक है ना, फिजिकली चेंज। डेवलपमेंट जो हमें क्वालिटेटिव की ओर लेके जा रहे हैं, जो भी आपकी अचीवमेंट है वो सारा कहीं ना कहीं आपकी क्या है, डेवलपमेंट। अचीवमेंट आए तो डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट का तो एरिया भी तो ब्रॉड है, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो सोशल हो, हर तरीके से हम इंक्लूड करेंगे तो ये क्या होगी, डेवलपमेंट। तो आपको सभी को पता होता है, कोई भी जो D.Ed B.Ed करता है उनको पता है डिफरेंस क्या है, कि भाई ये अगर हम कहें कि ये रुक जाती है आफ्टर 18 ईयर्स, ये लाइफ टाइम रहता है ना। इसमें हम ज़्यादातर फिजिकल चेंजेज को इंक्लूड करते हैं, इसमें भाई सभी चेंजेज आएंगे। ठीक है, बच्चे की हाइट वेट वगैरह आए तो क्या होगा, ग्रोथ, और ओवरऑल आए तो क्या होगी, डेवलपमेंट। आ गया सभी को क्लियर। इसमें भाई और कोई अगर हम बात करें तो हम इसको आगे लेके जाएंगे तो एक कॉमन टॉपिक आता है वो इन दोनों का, वो आता है प्रिंसिपल्स, सिद्धांत। वृद्धि और विकास के सिद्धांत, जहां से क्वेश्चन पक्का पेपर वाला देगा। सिद्धांत क्या, कि पेपर वाले ने आपसे पूछा कि भी बच्चे का जो ये वृद्धि है, विकास है, एक दिन का नहीं बल्कि धीरे धीरे निरंतर बढ़ता जा रहा है।
वो जैसा नाम बोलेगा ना मैम जो स्टेटमेंट, वैसा ही आपको राइट आंसर ढूंढना है कि भी जैसा नाम क्या वैसा ही उसके अकॉर्डिंग काम बताया गया है। मैंने कहा कि वृद्धि और विकास एक दिन में नहीं होगा, बल्कि ये तो धीरे धीरे कंटिन्यूटी का एक वो रहेगा लेवल। तो डेफिनेटली उस सिद्धांत का ही नाम आपने क्या बना दिया, निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। आपको ये याद नहीं करने, सिर्फ समझना है। पेपर वाला आपको पूरी स्टेटमेंट देगा कि भी ये कौन सा प्रिंसिपल है, तो आपने उस स्टेटमेंट को समझ के उसका नाम बताना है। क्लियर है सबको? फिर मैंने कहा हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, ठीक है, चाहे उसकी शकल से चाहे वो अकल से, हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है। मैं हूं और आप हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। और भी बहुत सारे, अगर एक इंपॉर्टेंट जो आता है आपको पता होगा कि भी पेपर वाला कई बार पूछ लेता है ये वाला, वंशानुक्रम